टॉपिक है कि जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स डिसीजन टू डिसॉल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो जो नेपाल के पीएम है, जिन्होंने जो डिसीजन लिया था नेपाल की लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व करने का, तो उस डिसीजन को जो है ओवरटर्न कर दिया है जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है। तो आगे देखते हैं कि ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, इन्होंने जो डिसीजन है उसे ओवरटर्न किया है। तो ये देखिए 23 फरवरी को जो ये जजमेंट आई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ कहा है कि क्योंकि जो ये सरकार नेपाल में बनी हुई है, इसके पास 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है। तो टोटल 275 सीट्स हैं नेपाल में, और 275 सीट्स में से 173 सीट्स के लगभग जो है इस कोएलिशन गवर्नमेंट के पास है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और जो वहाँ के जो चीफ जस्टिस भी हैं, उन्होंने भी कोट किया है आर्टिकल 76(1), और इसको कोट करते हुए कहा है कि इस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो पीएम के कहने पे जो है वो लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये देखिए, that were referred by the president while dissolving the house does not allow a PM with comfortable majority in the house to recommend for its dissolution। तो साफ साफ शब्दों में ये कहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आपको जो है लोअर हाउस को रिज्यूम रखना होगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास करना होगा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फेस करना होगा। तो अब इनके पास कोई चारा नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करने के अलावा। चलिए अब देखते हैं कि थोड़ी सी हिस्ट्री जो नेपाल की है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं तो इनके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या रही है। तो देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है नेपाल की, जिसका नाम है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये दो फैक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनी है। एक फैक्शन है वो है केपी ओली का फैक्शन, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो एक फैक्शन ये है, ठीक है। और दूसरा फैक्शन है प्रचंड कमल दहल, पुष्प कमल दहल जी का। ये है पुष्प कमल दहल जी का दूसरा फैक्शन। तो और ये किस पार्टी के हेड है? ये है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट के हेड। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 2015 में जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था नेपाल का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद नवंबर और दिसंबर 2017 में जो है वो इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए थे। तो इन इलेक्शंस में ये जो दो पार्टीज़ हैं, इन्होंने हाथ मिला के एक अलग पार्टी, एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब इस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी, इसके दो चेयरमैन थे, मतलब है, एक तो है केपी ओली जी, एक चेयरमैन ये है, दूसरे चेयरमैन है पुष्प कमल दहल जी। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले डिसाइड किया था कि अगर इनकी पार्टी जीत जाती है तो ये पावर में आने के बाद पहले 2.5 साल जो है वो केपी ओली जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और दूसरे 2.5 साल जो है वो दहल जी जो है वो रूल करेंगे। मगर क्या हुआ कि जब 2017 के इलेक्शन में जीतने के बाद ये 2018 में जो है इनकी जो गवर्नमेंट बनी, उसमें केपी ओली जी जो है वो पीएम बन गए, ठीक है। मगर पीएम बनने के जब उनके 2.5 साल पूरे होने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्हें पावर ट्रांसफ़र करनी थी कमल दहल जी को, वो उन्होंने पावर ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया। और उसी वजह से ही है जो क्या हुआ, जो ये पॉलिटिकल टर्मोइल है नेपाल में वो शुरू हुआ। तो ये पॉलिटिकल टर्मोइल इस वजह से शुरू हुआ था। और इस पॉलिटिकल टर्मोइल को देख के जो है वो चाइना भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया था, क्योंकि चाइना जो है उन्होंने जो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो है
काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नेपाल में करी हुई है। और क्या हुआ कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए और जो इन्होंने डीप टाइज बनाए हैं उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू नेपाल में, उन टाइज को बचाने के लिए क्या है, चाइना ने जो अपने 4 मेंबर्स का डेलीगेशन है वो तुरंत उस टाइम नेपाल भेज दिया। ये देख सकते हैं आप, 4 मेंबर्स का जो डेलीगेशन था, ये जैसे ही वहाँ पे नेपाल में लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जब डिसॉल्व हुआ तो 4 मेंबर का डेलीगेशन जो है नेपाल को इन्होंने फ़ौरन भेज दिया। जो इन डेलीगेशन में जो अहम रोल निभा रहे थे वो थे ज़ाओ येझाओ। ये है चाइना के इंटरनेशनल अफेयर्स के वाइस मिनिस्टर। तो क्या है कि इन्हें भी इस 4 डेलीगेशन के मेंबर्स में इंक्लूड इसलिए किया गया क्योंकि जब ये 2 फैक्शंस जो नेपाल के हैं, एक तो था केपी ओली का फैक्शन और दूसरा था कमल जी का फैक्शन, तो इन दोनों फैक्शन को ये इकट्ठा लाने में जो है योगदान रहा था इनका। तो इन्होंने ही ये कोalition करवाया था जिसके कारण जो नेपाल की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी है वो एक्चुअल में बन पाई और इकट्ठे होके वो इलेक्शन लड़ पाई। तो क्योंकि इनका हाथ था उस ग्रैंड अलायंस में, तो उसी कारण जो है चाइना ने इन्हें नेपाल भेजा ताकि ये जो है 2 फैक्शंस के बीच में जो भी कड़वाहट है उसको मिठास में बदल सके। ठीक है, मगर क्या हुआ कि जब ये नेपाल पहुंचे तो इन्होंने जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी जी, उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी बातचीत की। और उसके बाद जो है पहले फैक्शन के जो है हेड हैं जो केपी ओली जी, उनके साथ भी इन्होंने अलग से बात की और कमल दहल जी के साथ भी इन्होंने बात की अलग से। मगर क्या हुआ कि कोई कंक्रीट जो है वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, जिसके कारण जो है वो जो लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व किया था उसके बारे में ये कुछ खास नहीं कर पाए और इन्हें जो है खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। तो ये देख सकते हैं आप, जो मैं कह रहा था कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी है नेपाल में। और 2017 में जो है नेपाल ने, ये देखिए, नेपाल साइंड अप टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, a multinational infrastructure program that includes the building or operating of highways and airports in country। तो जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है चाइना ने नेपाल में बिलियंस पंप किए हैं ताकि वो वहाँ के नए रोड्स को बना सके, पुरानी रोड्स को अपग्रेड कर सके, नए एयरपोर्ट्स बना सके, पुराने एयरपोर्ट्स को अपग्रेड कर सके। ये देखिए, ये 2017 में ये जो है शी जिनपिंग, ये जो है नेपाल की प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिले थे और ये पहली बार हुआ था 20 साल में, पिछले 20 साल में कि कोई चाइना का प्रेसिडेंट नेपाल आया था। तो इस वजह से जो है चाइना के लिए जो नेपाल की जो है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और दूसरा ये भी था कि जो चाइना है, चाइना के कहनों पे क्योंकि जो नेपाल में गवर्नमेंट है वो काफ़ी प्रो चाइना है, तो चाइना उनके थ्रू भी जो है इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा था। जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल जब जो नेपाल की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो नेपाल का डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया के साथ, जो नेपाल के बॉर्डर के साथ है, इंडिया का एरिया, काला पानी वाला एरिया और कुछ एरिया भी थे, उनको जो है उन्होंने इंक्लूड कर लिया था अपने मैप में। ठीक है, तो नेपाल ने इंडिया के साथ जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको अपने मैप में शो कर दिया था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसे इंक्लूड कर दिया था कि ये जो है हमारा अब प्रॉपर मैप है। तो चाइना देखिए इस तरह से जो है इन्फ्लुएंस कर रहा था इंडिया को नेपाल के थ्रू, तो इसलिए भी जो है चाइना के लिए जो है नेपाल का जो है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मैटर कर रहा था। तो इस वजह से ये चल रहा था। ये देखिए विद्या देवी भंडारी जी, तो ये विद्या देवी भंडारी जी एक्चुअली काफ़ी फेवर करती थी जो PM कोहली थे उनको, तो इसी कारण जो क्या था कि जो PM कोहली के कहने पे विद्या देवी भंडारी जी ने वहाँ पे जो है
लोअर हाउस को डिसॉल्व करने की परमिशन दे दी थी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जिस दिन केपी ओली जी ने हाउस डिसॉल्व करने का फैसला लिया था, उसके कुछ दिन बाद ही जो है, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें जो है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाने थे केपी ओली को लेकर, तो ये भी था। तो इस वजह से था, तो जब नेपाल में जो है लोअर हाउस को डिसॉल्व किया गया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट तो रद्द हो गई। मगर गवर्नमेंट रद्द होने के बाद जो है वहाँ पे जो पावर है वो सारी की सारी किसके पास आ गई, केयर टेकर के फॉर्म में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई, जो थे केपी ओली जी। तो जब वो केयर टेकर पीएम बन गए, तो काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट मशीनरी थी वो उनके अंडर आ गई, इंक्लूडेड आर्मी। तो अगले 6 महीने में, जैसे ये जो है लोअर हाउस डिसॉल्व कब हुआ था, दिसंबर के आसपास हुआ था, तो अगले 6 महीनों के लिए जो है स्टेट मशीनरी जो है वो वहाँ की पीएम के अंडर आ जानी थी। तो ये भी देखा जा रहा था कि वो, क्योंकि जो है पीएम कोहली अगर लोअर हाउस डिसॉल्व ना करते तो उनका पीएम बने रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंदर जो है मेजॉरिटी फैक्शन था वो प्रचंड कमल दहल के साथ था। ठीक है, और जो ओली जी थे उनके साथ जो है उतने लोग नहीं थे जितने कमल फैक्शन के साथ थे। तो इस कारण भी जो है ओली जी का पीएम बने रहना मुश्किल था। और जो है ओली जी को जो है एनसीपी के चेयरमैन के पद से भी हटा दिया गया था। तो एक्चुअली एनसीपी के अंदर ही ओली जी काफ़ी वीक हो गए थे और उनका पीएम बने रहना मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि ये अगर मेरे को एनसीपी से निकाल के मुझे पीएम पोस्ट से हटाते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं लोअर हाउस डिसॉल्व कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या है, पीएम प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी को कह के जो है लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसॉल्व कर दिया। मगर अब क्या हुआ कि उसके 3 महीने बाद, ये एक्चुअली दिसंबर में हुआ था, तो उसके 3 महीने बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगला 13 से 14 दिनों में आप क्या करो, जो लोअर हाउस को आपने डिसॉल्व किया है उसे दोबारा से शुरू करो, और जो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्टार्ट करो। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास नहीं होते हैं तो आपको जो है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास होना ज़रूरी है अगर पीएम कोहली को पीएम बने रहना है आगे। तो देख सकते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, और देख सकते हैं कि 275 मेंबर का लोअर हाउस है, और इसमें 173 मेंबर्स जो हैं ये कोalition पार्टी के एनसीपी के हैं। ठीक है, और नेपाल और ये देखिए, अकॉर्डिंग टू इट इज अनलाइकली दैट ओली हु इज फ्रॉम द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विल रिजाइन एंड ही इज रेडी टू फेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन। और एट दिस पॉइंट नेपाल कांग्रेस पार्टी इज बीइंग सीन एज द किंग मेकर। और आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो वहाँ पे जो एक और पार्टी है नेपाली कांग्रेस के नाम से, तो ये अभी वहाँ पे इसके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गई है, क्योंकि इसके पास लगभग 63 सीट्स हैं। ठीक है, और ओली जी के साथ जो है वो 80 मेंबर्स हैं, 80 लॉ मेकर्स हैं। तो ओली जी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास नहीं होते और रिज़ाइन करते हैं, तो उसके बाद वो जो है इनके साथ मिलके गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है। And however, how the process of formation of new governments ahead will depend on the steps that Oli takes according to political observers. तो इस तरह से है। India has hosted, देखिए, no confidence motion needs signature of at least 25% of the members of the House of Representatives. तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कम से कम 25% मेंबर्स हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो है सिग्नेचर चाहिए। एंड और नो कॉन्फिडेंस मोशन में को पास करके अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो उसके लिए आपको 138 लॉ मेकर्स को अपने साथ रखना है। मतलब ये है कि अगर केपी ओली को
आगे पीएम बने रहना है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ेगा, और उसको पास करने के लिए 138 लॉ मेकर्स जो है उनकी साइड होने चाहिए, तभी वो आगे जो है अगले 2.5 साल जो है पीएम बने रह सकते हैं। तो ओली जी के साथ देख सकते हैं आप 80 लॉ मेकर्स हैं उनकी साइड में, और एंड द सपोर्ट ऑफ नेपाली कांग्रेस विच इज 63 सीट्स, और जो नेपाली कांग्रेस है उनके पास 63 सीट्स हैं। तो ये इन दोनों के साथ मिला के जो है अगले दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये है इनके पास, देखिए। बट दिस मे नॉट बी इजी एज द प्रचंड फैक्शन ऑफ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इज डूइंग द नेपाली कांग्रेस। मगर ये होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रचंड कमल का जो दूसरा फैक्शन है वो भी नेपाली कांग्रेस को जो है वो अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। ओली बिकेम अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको अभी भी बताया था कि ओली जो है वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिस दिन से लोअर हाउस डिसॉल्व हुआ था। You can call for the program on the subject of lower house. Also, if the PK Dal faction of the Nepal Congress and Janata come together, they make up. और ये इस तरह से देख सकते हैं। तो पीके दहल का जो फैक्शन है, जो नेपाल कम्युनिस्ट, तो पीके दहल के फैक्शन के साथ जो है वो 90 मेंबर्स हैं, और नेपाली कांग्रेस 63 है। और अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या है, और इनके साथ जनता समाजवादी पार्टी भी मिल जाती है, तो ये टुगेदर जो है ये 67% ऑफ द लोअर हाउस को कंस्टिट्यूट करते हैं। वो इस तरह से था ये नेपाल का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है। अब ये ख़त्म हो जाएगा अगले 13 दिनों के अंदर, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस जब मोशन होगा तो उसमें जो है क्लियर कट जो है वो आगे डिसीजन लेने पड़ेंगे वहाँ की सरकार को। तो देखते हैं कि अगले 13 दिनों में क्या नेपाल में होता है, क्या वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।